नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 15 नवंबर का अंक। जनजातीय समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले और उनकी आस्था, आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा हो, आज ये सिर्फ राज्य की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि संकल्प बन गया है। पिछले दशक के दौरान सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए ताकि ये विकास की मुख्य धारा से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। किसी भी देश के सामान्य नागरिक का जीवन तब सुविधापूर्ण होता है जब वो रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर निवास, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और क्षमता विकास के अवसरों को लेकर आश्वस्त होता है। तब वो खुद आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित होता है। जनजातीय आबादी भले छोटी हो, लेकिन ये देश भर के दूरदराज के इलाकों में फैली हुई है। केंद्र सरकार उनके विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है ताकि विकास का लाभ इन गांवों, पहाड़ियों और जंगलों में बसे हर व्यक्ति तक पहुंच सके। पिछले 10 वर्षों में चाहे यातायात के साधन, बिजली, पानी या इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, या लगभग 24 लाख जनजातीय परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि और आजीविका की सुरक्षा दिलाना हो, या फिर युवाओं की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार, एकलव्य विद्यालय जैसी विशेष व्यवस्था और प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख जनजातीय युवाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए जनजातीय विकास को नई दिशा दी। सुदृढ़ बाजार नेटवर्क तैयार होने से आज महुआ, शहद जैसे वन्य उत्पाद तथा जनजातीय शिल्प यहाँ की महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित कर रहे हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप आज हमारा जनजातीय समाज भारत की विकास यात्रा में एक सक्षम और सबल भागीदार के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस 15 नवंबर को देश 5वां जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का समापन भी हो रहा है। इसलिए जनजातीय विकास के लिए समर्पित केंद्रीय सरकार की योजनाएं और नीतियां ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। एक दफा की बात है, सुदूर गांव में एक जनजातीय परिवार के घर अतिथि पहुंचे। उस परिवार में पति पत्नी और एक छोटा बच्चा था। उन्होंने अतिथि का स्वागत सत्कार अत्यंत सादगी से लेकिन पूर्ण श्रद्धा से किया। अतिथि के सामने आधी बाजरे की रोटी और दूध से भरा एक कटोरा परोसा। ये सीमित संसाधनों के बावजूद अतिथि के प्रति असीम सम्मान का प्रतीक था। अतिथि भोजन करने लगे, तभी उनकी निगाह छोटे बच्चे पर गई जो लगातार दूध की कटोरी को निहार रहा था। अतिथि ने भांप लिया कि ये दूध बच्चे के लिए था, लेकिन उन्हें दे दिया गया है। अतिथि ने पानी के साथ रोटी खा ली और दूध को छुआ तक नहीं। बच्चे ने जैसे ही देखा कि दूध ऐसे ही रह गया है, तो उसने तत्काल दूध का कटोरा उठाया और उसे पी लिया। ये देखकर अतिथि की आंखें सजल हो गईं और मौन, मार्मिक, मर्मभेदी पल मन में उतर गया। अतिथि ने देश की अनदेखी सच्चाई, गरीबी, भूख और अभाव को अपने हृदय से महसूस किया। वो क्षण मात्र एक अनुभव नहीं था, बल्कि एक संकल्प का बीज था, एक ऐसे भारत के निर्माण का जहां कोई बालक भूखा न हो, कोई माँ अपने बच्चे के भूख से विवश न हो और हर कोई अपना जीवन गरिमा व सम्मान से जी सके। वो अतिथि और कोई नहीं, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो अपने शुरुआती सार्वजनिक जीवन के दिनों में पैदल, मोटरसाइकिल आदि से दूरस्थ, दुर्गम व आदिवासी अंचलों को समझाने के लिए निकल पड़ते थे। इन्हीं यात्राओं ने उनके विचारों को मानवीय गहराई और आदिवासी समाज के समावेशी विकास के लिए समर्पण की प्रेरणा दी। इसी तरह का एक और वाकया है वर्ष 1980 का। अहमदाबाद की धरा पर एक नव प्रभात उग रहा था। वनवासी कल्याण आश्रम की आधारशिला रखी जा रही थी। यह आश्रम सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के उत्थान का एक दिव्य संकल्प था। इसके लिए धन की जरूरत थी। इस पावन उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी और समाजसेवी आमंत्रित थे। सभा में एक ओजस्वी युवा नरेंद्र मोदी ने मंच संभाला। तब उनके पास न कोई बड़ा ओहदा था, न कोई राजनीतिक छवि, सिर्फ आत्मबल, सेवा का संकल्प
और विद्या की अग्नि थी। उन्होंने लगातार 90 मिनट तक जनजातीय जीवन की पीड़ा, उनकी संस्कृति, संघर्ष और उपेक्षा की कथा ऐसे कही मानो वो स्वयं उन जंगलों में जन्मे हों। परंतु ये सहानुभूति केवल भावुकता नहीं थी, बल्कि संवेदना थी। क्या आप जानते हैं इस भाषण की गहराई और मार्मिकता का राज क्या था? इस आयोजन में मंच संभालने के लिए उन्होंने केवल 12 दिनों में 50 से अधिक ग्रंथों का अध्ययन किया और आदिवासी समाज के जीवन, समस्याओं और इतिहास से जुड़ी जानकारी को हासिल किया। उस भाषण का असर ऐसा हुआ कि सभा में उपस्थित व्यवसायियों की आंखों में नमी थी। एक विचलित कर देने वाली सच्चाई को उन्होंने पहली बार इतने करीब से महसूस किया और फिर जो हुआ वो चमत्कार था। लोगों ने नरेंद्र मोदी के हाथ खाली चेक थमा दिए और कहा कि राशि नहीं बताएंगे, जहां जितना उचित समझें खर्च कर लें। उस दिन केवल चंदा एकत्र नहीं हुआ, बल्कि एक आंदोलन ने आकार ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल @मोदी आर्काइव पर ऐसे ही भावुक कर देने वाली कहानियां इस जनजातीय गौरव दिवस पर समीचीन होगा, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है और जनजातीय कल्याण का नया सूत्रपात किया है। दरअसल किसी भी राष्ट्र का विकास देखना हो तो उसके सुदूर अंचल की ओर देखना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आज का भारत आदिवासी अंचल के विकास में ही अपना भविष्य देख रहा है। स्वाधीनता के कई दशकों के बाद भी जनजाति समुदाय के अधिकांश लोगों को अपना घर न होने तथा बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन बिताना पड़ता था। बीमारी की हालत में इलाज के खर्च का बोझ उनके जीवन को और कठिन बनाए देता था। उनके लिए विकास के रास्ते भी सुगम न थे। जनजाति समाज के लोग अपनी सदियों पुरानी कला विरासत के बल पर बहुत सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून थे जिससे उन लोगों के कुछ उद्यमों पर रोक लग गई थी। साथ ही इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी और सुविधाओं की कमी उनके विकास में बाधक थी। इस तरह आवास, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण वो लोग विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। लेकिन अब इन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, साथ ही उनके लिए आर्थिक विकास के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। बड़े पैमाने पर अनेक अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास और कल्याण के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जनजातीय समाज तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सशक्त जनजाति से राष्ट्र का सशक्तिकरण आज यथार्थ बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 9% आबादी अनुसूचित जनजाति एसटी की है, यानी संख्या में लगभग 11 करोड़ है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत देश में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की संख्या 730 से अधिक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच को ध्यान में रखते हुए वर्तमान केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों के समान विकास पर निरंतर काम शुरू किया है। दरअसल इस समुदाय ने जंगल, मरुभूमि और पहाड़ों के बीच रहकर भारत की आजादी की अलख जगाई। भारत की समृद्धि को उन्होंने अपना जीवन मंत्र बनाया। आजादी के बाद से लंबे समय तक विकास की पहुंच से दूर रहे जनजातियों के विकास, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए देश का मौजूदा नेतृत्व बीते हुए वर्षों से निरंतर प्रयासरत है। जनजातीय विकास के वार्षिक बजट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब देश भर में खुले एकलव्य मॉडल स्कूलों में एकलव्यों की प्रतिभा को पूरा सम्मान मिल रहा है। वन धन योजना ने आदिवासियों का जीवन बदला है तो जंगल की संपदा सशक्तिकरण का साधन बनी है। जनजातीय बच्चों के स्कॉलरशिप बजट में बढ़ोतरी हुई तो पढ़ाई से लेकर खेल के मैदान तक जनजातीय समूहों के बच्चों का परचम लहराने लगा। बोडो, ब्रू, कार्बी के साथ अब हर जनजाति में नया विश्वास जगा है। इतना ही नहीं, महानगरों से निकलकर पद्म सम्मान अब जंगल, मरुभूमि और पहाड़ों तक पहुंचा है, जिससे जनजातियों के कामों को नई पहचान मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इस समाज की आशाओं, आकांक्षाओं को समझने का गंभीर प्रयास हुआ। जनजातीय समाज के उत्थान एवं सम्मान की जो शुरुआत हुई, एक अलग मंत्रालय बनाने के साथ ही 89वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर इनके हितों को सुनिश्चित करने की पहल की गई। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल को सशक्त किया है। जनजातीय समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान पूर्वक देश के समक्ष लाने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर जारी है। जनजातीय कला, साहित्य, परंपरागत ज्ञान एवं कौशल जैसी जनजातीय विषयों को अध्ययन, अध्यापन में शामिल किया गया है। देश के लगभग 750 जनजातीय समूहों के लोग विशेष स्थान रखते हैं। इनमें पीवीटीजी समूहों की संख्या 75 है। वो देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य देश के पीवीटीजी समुदायों के लोगों का व्यापक विकास है। इस अभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 3 वर्ष की समय सीमा के पहले ही अनेक सुविधाओं को इस समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ किया गया। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य है हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना। सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के द्वारा हर जनजातीय गांव जुड़ सके, सभी जनजातीय परिवारों के पास अपना पक्का घर हो। विकास और कल्याण के इस अभियान से लगभग 63,000 जनजातीय गांव लाभान्वित होंगे। इस देशव्यापी अभियान से 5 करोड़ से भी ज्यादा जनजातीय लोगों को लाभ पहुंच रहा है। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में आज नई चेतना का संचार हो रहा है। यही भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बन रही है। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाकर आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा उलीहातू की ये पहली यात्रा थी। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत हुई। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा को हम कल भी रखेंगे जारी। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। मैं हूं मुनीश शर्मा दोस्तों, और मैं विनीता। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।